एपिसोड नंबर 1756। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात हेल्थ के साथ। दिस शो इज ब्रॉट टू यू बाय ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल। नागपुर का हॉस्पिटल पिछले 25 सालों से नागपुर शहर को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है, एक मिशन के साथ, एक विजन के साथ कि वो सिर्फ आपके साथ या आपका ही ख्याल न रखे लेकिन आपके परिवार का भी। जनरली जो लोग 80 और 90 के दशक में जिनका जन्म हुआ है वो इस बात से बखूबी जानते हैं कि जब भी समीर के बोल और नदीम श्रवण का संगीत मिला है तब कुमार सानू ने कोई ऐसा गाना जरूर गाया है जो दिल से निकलता हो और दिल तक पहुंचता हो। जब दिल की बात आती है तो हम भले ही कई सारे इमोशंस, एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, लेकिन वक्त के साथ अब दिल के अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं वो हार्ट अटैक्स की जिन्हें अनएक्सपेक्टेडली लोग अपने आसपास देख रहे हैं और ऐसे लोग जीवन से जा रहे हैं जिनकी एक खराब लाइफस्टाइल रही है, या फिर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो फुली फिट रहे हैं और लेकिन वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये हार्ट अटैक असली में होता क्यों है? 5 ऐसे टिप्स, बायो हैकिंग टिप्स जो हमें मदद करें जानने के लिए कि हमारी हार्ट की जो हेल्थ है और उसकी फिटनेस है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बात करने के लिए हमारे साथ है द मैन हु रिप्रेजेंट्स द डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी एट ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल। प्लीज वेलकम माय गेस्ट टुडे डॉक्टर रोहित राखुंदे सर। सर नमस्कार। हेलो, हाय सर, स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू सर, दिल की बात तो हो गई सर, मोहब्बत की बात हो गई, लेकिन दिल टूटने की बात जब आती है तो लोग सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो आता है हार्ट अटैक। सर, हार्ट अटैक या इन बायो हैकिंग टिप्स को हम किस तरह से समझें? यस, सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हार्ट अटैक सच में अपने को सीरियसली लेने की जरूरत है क्या? इतना हम देखते हैं कि कोई ना कोई घर पे किसी का हार्ट का प्रॉब्लम रहता है, किसी को ब्लड प्रेशर रहता है। वी हैव ऑल्सो सीन सो मेनी सेलिब्रिटीज, इवन द गुड पीपल जो इतना फिट थे, इतना एक्टिव थे, कभी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज का नाम नहीं सुना, ऐसे लोगों को भी हार्ट अटैक हुआ है। तो ये हार्ट अटैक क्या है, इंसिडेंस क्यों हो रहा है, तो वही आज हम डिस्कस करेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि सबसे पहले समझना जरूरी है कि हार्ट अटैक के इंसिडेंस कितने पूरे ऑल ओवर इंडिया में। इंडिया की बात करें तो आपके टोटल डेथ्स में से 26% आर रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। एंड हम एक बोलते हैं वर्ड है DALY। So DALY is a disability adjusted life years. So if in case किसी को हार्ट अटैक आता है, कोई सोचता है मुझे हार्ट अटैक आया तो क्या ठीक है ना, हम एंजियोप्लास्टी कर लेंगे, बट उसके ऊपर आपका कितना years of life has disabled, has lost is called DALY. So आप सिर्फ हार्ट अटैक से सफर नहीं करते, आप सफर करते हैं फाइनेंशियल इशू से, आप सफर करते हैं आपके ईयर्स एंड वर्क जो आप अच्छे पोटेंशियल आपके ये इसमें दे सकते हैं, जो आप 40s में है, 50s में है, जो एकदम एक्टिव ईयर्स है, इसमें जितना आपका लॉस होता है ईयर्स का, ये सब आपका लॉस है, डैली हम बोलते हैं। सो इन इंडिया डैली इज 23% हाई एज कम्पेयर टू ऑल ओवर वर्ल्ड। अपना इतना यंग पॉपुलेशन लूजिंग इतना एक्टिव ईयर्स ऑफ देयर लाइफ इन सच काइंड ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। आई थिंक दिस इज अ वेरी सीरियस एंड वेरी सीरियस मैटर। इसमें और एक चीज होता है फाइनेंशियल बर्डन। 50% लोगों का, भले ही हम बोलते हैं कि योजना है, हमारे पास इंश्योरेंस है ऑल, बट 50% लोग सफर कैटास्ट्रोफिकली फाइनेंशियल इश्यूज बिकॉज ऑफ द हार्ट प्रॉब्लम्स। दे हैड हार्ट डिसीज, दे सफर फ्रॉम द हार्ट स्ट्रोक एंड ब्रेन स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एंड जो लॉस होता है वो फाइनेंशियली काफी अफेक्ट करता है, स्पेशली योर मिडिल क्लास। एंड even if you are lower middle class or a lower class, you had a huge amount of burden because of all this. So ये काफी serious issue है and we have to take it very seriously. That's about it. Sir, heart problems शुरुआत कैसे होती है, मतलब इसकी शुरुआत कैसे होती है? Okay. So coming to very conventional जो हम बोलते हैं कि हर डॉक्टर आपको बोलता है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कंट्रोल करो, ओबेसिटी कंट्रोल करो, हर डॉक्टर आपको बोलेगा कि ये मत खाओ मत खाओ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी चीज, उसको बोलते हैं लाइफ कोर्स स्टडी। सो इसमें ऐसा बोला गया है, वो स्टडी किया है लॉन्जिट्यूडिनल सेंटर फॉर कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क रिडक्शन सेंटर में। सो ये जो स्टडी होता है उसमें बोला गया है कि जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है जी,
तो उसके मदर के प्लस फादर के जेनेटिक तो फैक्टर होते ही आपको बताऊंगा, बट एट द सेम टाइम इंट्रा यूटेराइन जो भी उनके जो जिस तरीके से बच्चा वहां पे बड़ा हो रहा है जी ड्यूरिंग द बर्थ, आफ्टर बर्थ ऑल्सो आपका सोशो इकोनॉमिक स्ट्रैटा क्या है, आप कौन से इकोनॉमिक कैटेगरी से आते हैं, आपका एनवायरमेंट कैसा है, देन आपके धीरे धीरे आप जैसे बड़े होते हैं, आप जब प्यूबर्टी अचीव करते हैं 15, 16, 20 साल के होते हैं, तब आपके क्या मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं आपके बॉडी में, आप कितना हार्मोनल चेंजेस आते हैं, आपके इसमें कितना मोटापा बढ़ रहा है, आप उसमें वो एज ग्रुप में जब आप बड़े हो रहे हैं वो टाइम पे आपके बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो भी आगे जाके आपके एडल्टहुड में फर्क करता है कि आपको कार्डियक डिसीज होने वाला कि नहीं। उससे साथ में और एक स्टडी हुआ है, वो स्टडी में ऐसा पाया गया है कि अगर मदर इज एक्सपोज टू द पोल्यूशन एनवायरमेंट, उसको कास्ट स्टडी बोलते हैं, CARRS। सो ये स्टडी में ऐसा पाया है कि अगर कोई मदर अपने आजू बाजू के एयर पोल्यूशन के इसमें ज्यादा एक्सपोज हो रही है, उसका बच्चे का वेट भी कम आएगा, एंड वो वेट रिडक्शन की वजह से आगे जाके इट अफेक्ट्स योर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, आगे जाके बच्चे को हार्ट डिसीज होने की प्रॉब्लम। सो ये स्टार्ट अपने बचपन से होता है और इसका कोई इलाज है नहीं। इसका इलाज ये है कि हम वो टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सब चीजें हैं। प्लस आपके खाने पीने की आदतें बचपन से जो चल रही है वो सब आपके अडल्टहुड लाइफ में मदद करती है। एट द सेम टाइम आप आगे जाके जैसे बड़े होते हैं तो फिर आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज हो रहा है क्या, आपको ओबेसिटी आ रहा है क्या, या आपको कुछ हो रहा है क्या कि जिसकी वजह से आपको कार्डियक डिसीज का प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे आपके इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स यानी अभी तो नया ट्रायल जैसे बोलते हैं कि न्यू ट्रायल में, कैंटोस ट्रायल में ऐसे बोला जाता है कि आपको अगर इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में ज्यादा है तो आपके अथेरोस्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। अथेरोस्क्लेरोसिस इज एजिंग ऑफ योर ब्लड वेसल्स एंड उसकी वजह से भी आपको कार्डियक डिसीज हो सकता है। सो दैट्स ऑल दिस फैक्टर्स मैटर्स एंड ये सब चीजें आपके इसमें है रिस्क फैक्टर्स में। लेकिन सर जैसे हम कहते हैं कि अगर दिल को जिंदा रखना है या दिल को फिट रखना है तो आपको खुद जो फिट रहना है, आप जो कह रहे हैं कि एक सिडेंट्री लाइफस्टाइल है जो एक बहुत बड़ा हैम्पर क्रिएट कर रहे हैं, क्या सर देखा तो ये भी गया है कि लोग ऐसे भी लोग हैं जिनकी मृत्यु जिम के अंदर में हुई है, रनिंग ट्रैक पे हुई है, ऑन द फील्ड हुई है, सर इसको किस तरह से देखें? यस, सो देखिए दो रिस्क फैक्टर होते हैं, एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एंड नॉन मॉडिफाइबल। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इज इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ योर कार्डियोवैस्कुलर इंसिडेंस, यानी 100 में से 50 लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ देयर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में क्या आता है, आपका ओबेसिटी आता है, स्मोकिंग आता है, आपका एक्सरसाइज पैटर्न आता है और बाकी आपका लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस आते हैं। बाकी जो नॉन मॉडिफाइबल, जो मैंने बोला कि बचपन से जो चेंजेस हुए, यू कैन गो बैक टू द हिस्ट्री, गो बाय द टाइम मशीन एंड देन चेंज दैट थिंग। सो ये सब चीजें हम नहीं चेंज कर पाएंगे, बट हम मॉडिफाइबल चीजें चेंज कर पाएंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सरसाइज। व्हाई एक्सरसाइज इज बिकॉज एक्सरसाइज से आपके जो रिस्क फैक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी होगी, ये सब चीजें कंट्रोल करने में मदद होती है। एक्सरसाइज का प्रूवन रिकॉर्ड है कि अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको अगर वो रिस्क फैक्टर है भी, समझ लीजिए वो उसका ओवरवेट पर्सन है, बट ही इज डूइंग रेगुलर मॉडरेट इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज, वो आपकी रिस्क को जीरो कर देता है एज कम्पेयर टू द पर्सन हु इज हैविंग द डायबिटीज। मैंने दो पर्सन का अगर कंपैरिजन करता हूँ, किसी को ओवरवेट है, डायबिटीज है, और दूसरा ओवरवेट और डायबिटीज भी है, लेकिन ये पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है दूसरा पर्सन, तो उसका रिस्क इज इक्विवेलेंट टू नॉन डायबिटिक पर्सन और नॉन ओवरवेट पर्सन। सो ऐसे ये ट्रायल हुए हैं, ऐसी स्टडी हुई है। इसमें और एक स्टडी हुआ है जिसमें हम बोलते हैं कि जो फिजिकली एक्टिव रहते हैं उनका एजिंग में भी जो एज रिलेटेड क्रोनिक डिसीजेस होते हैं उसमें भी काफी सारे उनको फायदे दिखाई दिए। उसको मेयर्स ट्रायल बोलते हैं। वो मेयर्स ट्रायल में ऐसा पाया कि 80 साल का जो पर्सन है उसका डेथ होने का चांस बिकॉज ऑफ द क्रोनिक डिसीजेस जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या स्मोकिंग, तो ये सब चीजें से डेथ होने का चांस who is moderately physically active is equivalent to 60 years old person। यानी आप 60 साल के पर्सन से कंपेयर कर सकते हैं 80 साल के आदमी को, अगर वो फिजिकली एक्सरसाइज कर रहा है। जी, आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप एक्सरसाइज करें और वेरी सीवियर एक्सरसाइज करें, मैं उसके ऊपर आऊंगा कि एक्सरसाइज का जो पैटर्न होता है वो भी आपका एक फिक्स होना चाहिए। अभी इसमें दो चीजें हैं कि हम एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो एक्सरसाइज कितना डोज में कर रहे हैं। So basically there is a concept we call as exercise is medicine।
अगर हम एक्सरसाइज प्रॉपर डोज में नहीं करेंगे, हम उसका डोज एकदम हाई लेंगे या बहुत लो लोगे तो उसका कोई फायदा होता नहीं। दूसरी बात, जैसे हर एक मेडिसिन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है कि ये मेडिसिन ये पर्सन को नहीं देना है, सेम एक्सरसाइज का भी होता है। कुछ लोगों ने एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो करने जाएंगे तो दे विल लैंड अप इनटू द प्रॉब्लम। सो ये हम एक्सरसाइज को एज अ मेडिसिन लेना जरूरी है। अब ये कंसेप्ट कैसे आएगा? इट विल गो स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाय रूटीनली गिविंग मेडिसिन एज अ प्रिस्क्रिप्शन बाय द डॉक्टर्स। सो आई एम नॉट सजेस्टिंग कि सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट या हमारे ऐसे लोगों ने ही एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन देना चाहिए। इवन गायनेकोलॉजिस्ट, बेरियाट्रिक सर्जन, मेटाबॉलिक फिजिशियंस, डायबिटोलॉजिस्ट, ऑल दिस पीपल, सर्जन्स, जो भी ये सब अपने पेशेंट को, इवन ऑन्कोलॉजिस्ट, सो ये सब जो लोग हैं अपने पेशेंट को जब हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं, दोज हु सफर फ्रॉम द ऑल लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज, तो ऐसे लोगों को हमें बहुत जरूरी है कि ऐसे डॉक्टर्स ने हमें वहां पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रिस्क्रिप्शन के साथ देना चाहिए, कितना एक्सरसाइज करना है और कब करना है और कितने अमाउंट तक करना है। इसका एक प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत जरूरी है, सो दैट ऐसे लोगों को हम फायदा पहुंचा सके। अगर कोई डॉक्टर को हेल्प चाहिए, सो RMCD का कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट with Dr. Rohit and Dr. Amar are always available 24/7 to help you as a doctor and to the other doctors to prescribe the lifestyle modification and the proper exercise pattern. एक्सरसाइज का भी एक पैटर्न होता है जो हम बोलेंगे कि कैसे एक्सरसाइज शुरू करते हैं, करेक्ट, कितना करना चाहिए। आपने जैसे बोला कि कितने सारे लोग एक्सरसाइज के टाइम पे मरे हैं, उनका डेथ हुआ है, सडन कार्डियक डेथ। सो ये सब चीजें शुरू करने के पहले आपको सबसे पहले देखना जरूरी है कि आप एक्सरसाइज के लिए सूटेबल है क्या जी। उसको हम बोलते हैं कि प्री स्क्रीनिंग। इफ यू आर स्क्रीन योर सेल्फ फर्स्टली कि आपको ओबेसिटी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आप सबसे पहले आपका प्री स्क्रीनिंग कर लीजिए। डॉक्टर के पास जाके आप पूछ लीजिए कि मैं फिट हूं क्या कि ये मॉडरेट इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज चालू करने के लिए जी। ये हो गया आपका प्री स्क्रीनिंग। आप मुझे पूछ सकते हैं, आप ECG करिए, सेंड मी ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल आंसर यू। देन वी गो हेड फॉर द टेस्टिंग। सो हम एक्सरसाइज टेस्ट बोलते हैं जी। अगर कोई भी आगे जाके एक्सरसाइज करता है या उसको हम कितने अमाउंट तक एक्सरसाइज देना है, कितना डोज ऑफ एक्सरसाइज देना है, मैं आपको बोलूंगा कि चलो 1 घंटे एक्सरसाइज करो, तो कोई पर्सन हु इज ऑलरेडी 80 ईयर ओल्ड ओबीस विल नॉट एबल टू डू 1 hour ऑफ हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। सो वी हैव टू डिसाइड द डोज। वो डोज अपना डिसाइड होता है एक्सरसाइज टेस्टिंग से। हम एक्सरसाइज टेस्टिंग में VO2 max, उनका MET इज अ इक्विवेलेंट ऑफ एक्सरसाइज। यानी आप अगर समझ लो आप मर्सिडीज है या मारुति 800 है या फेरारी है, ये इसके ऊपर डिपेंड होता है कि MET आपका क्या है। ऐसा पाया गया है कि अगर आपका MET अच्छा है, MET, तो आपके कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होने का चांस कम होता है। अब ये MET कैसे कैलकुलेट होता है? ये MET कैलकुलेट होता है अपना TMT, ट्रेडमिल टेस्ट से। नॉर्मली मैं सभी पेशेंट का जो भी ट्रेडमिल टेस्ट करता हूँ उसमें मैं सिर्फ ST एलिवेशन या उसको हार्ट का प्रॉब्लम है क्या वही नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि उनका MET भी कितना है, वो कितना मिनट तक चले, उनका एक्सरसाइज टॉलरेंस कितना है। तो इससे मुझे पता चल रहा होता है कि आगे जाके उनका हार्ट का प्रॉब्लम होने का चांस कितना है। ये MET कैलकुलेशन आपका करना जरूरी है, उससे आपका आगे का फ्यूचर का प्लानिंग समझता है कि क्या आपको आप ससेप्टेबल है फॉर हैविंग द कार्डियक इश्यूज। लेस देन 5 MET आर मोर prone to cardiovascular diseases. Above 8 are good physical activity. Their body is like a Ferrari, you know. They can go for a 100-200 kilometer speed on the car. But अगर आप मारुति 800 को 300 के स्पीड से चलाएंगे तो वो नहीं चल पाएगी। तो सेम आपके बॉडी का होता है, आपका MET कैलकुलेट करना जरूरी है और इसके ऊपर आपका फिटनेस टेस्टिंग होता है। सो दैट इज वी कॉल द फिटनेस टेस्टिंग। उसके बाद होता है कितना एक्सरसाइज करना चाहिए जी। ये एक पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है। जब भी कोई पेशेंट आता है वो पूछता है कि मैंने कितना करना है, जो मैं आपको बेसिक फॉर्मूला बताता हूँ। बेसिक फॉर्मूला यही है कि आपका एज माइनस 220 माइनस योर एज। समझ लीजिए फॉर एग्जांपल इफ समबडी इज 40 ईयर ओल्ड एंड 40 ईयर ओल्ड 220 माइनस एज तो हो गया 180, राइट? तो मेरा ही बता दीजिए नाम 41, so 179 ठीक है। तो 179 का आप पकड़ के चलिए कि आपका माइल्ड एक्सरसाइज क्या होगा, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज क्या होगा और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज क्या होगा आपके हार्ट रेट के हिसाब से। ये आपका हार्ट रेट हो गया 179 विल बी योर मैक्सिमम 100% ऑफ योर हार्ट रेट। अब ये 179 का आप पकड़े चलिए 50%, तो 50% विल बी माइल्ड एक्सरसाइज फॉर यू। 50 to 70% ऑफ 179 विल बी माइल्ड exercise. We call sometime person to person 60 to 85% or 70 to 85% as a moderate intensity exercise. And about 80, 85
up to 100% is a high intensity exercise. So whenever you start with a low intensity exercise. You start with 50-60%. Go for a brisk walk. Go for just start with a walk or some body weight exercise with a mild amount of exertion on your body. And keep watch on your heart rate. So basically you should use the monitoring device. देखिए क्या हुआ है, पहले ना ये सब प्रिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज वगैरह कुछ मायने नहीं रखता था, बिकॉज लोग बहुत एक्टिव थे. आज यहाँ से ऊपर जाने के लिए हम लिफ्ट यूज करते हैं, पहले लिफ्ट नहीं रहते थे, पहले लोग साथ साथ हिमालय चढ़ जाते थे. दूसरी बात, पहले लोग पहाड़ी पर रहते थे, गांव में रहते थे, काम वाम करते थे. आजकल ये सब फैक्टर बहुत कम हो गए. टेक्नोलॉजी ने अपने ऊपर बहुत इफेक्ट किया है, तो हम भी टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए. हमें अगर टेक्नोलॉजी ने अफेक्ट किया है तो वी शुड यूज द टेक्नोलॉजी. आई थिंक कि हम सब लोगों ने वेयरेबल वॉचेस यूज करना चाहिए, वेयर वी कैन कीप वॉच ऑन अ हार्ट रेट. एंड जब भी मेरा एक्सरसाइज समझ लीजिए अभी मैं 179 इज माय 100% टारगेट एंड मैं रीच कर रहा हूँ मैं रीच 160 150, आई शुड अंडरस्टैंड मैं कितने परसेंट पे रीच कर रहा हूँ मेरे वॉच में देख के ड्यूरिंग द एक्सरसाइज. अगर वो हाई इंटेंसिटी में जा रहा है, if it is going above 85% of your 179, then you should restrict, you should slow down your exercise, rest for some time, then again push. You know, so that's why you can start with a mild and then increase it to moderate. But don't go with very high intensity exercise when you don't need it, because you are not a kind of a bodybuilding, you are not going for Olympic, you are not preparing for any movie or something coming in the next 2 months or something. So ऐसी चीजें हमें अवॉइड करना है, because it's not our profession. हमारा प्रोफेशन क्या है, हम एथलीट नहीं है, हमें अपना नॉर्मल लाइफ जीना है, हमें अपने कार्डियक डिसीज अवॉइड करना है. तो हमें माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज इज मोर देन सफिशिएंट. एक्सरसाइज करने वाला जो हाई ओवरवेट आदमी भी नॉन एक्सरसाइजिंग पतले आदमी से ज्यादा अच्छा फिट होता है. सो दैट्स हाउ इट अफेक्ट्स. दूसरी बात, एक्सरसाइज करने वालों का एक छोटा फायदा बता रहा हूँ. आप बोलेंगे यार फिर तो लोगों को एक्सरसाइज करने वालों को भी हार्ट अटैक आया तो उन्हें छोड़ देना चाहिए क्या एक्सरसाइज करना. ऐसा नहीं होता है. जिसको भी हार्ट अटैक आया है और जो पहले से फिट है और अभी हार्ट अटैक आया है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रीजन, आई टोल्ड यू 50% तो अपने सोशो इकोनॉमिक स्ट्रैटा एंड मदर के वूम से ही चालू होता है. ये सब चीजें अगर किसी को हार्ट अटैक जेनेटिक की वजह से आ भी गया तो भी उसका रिकवरी, उसका रिकरेंट हॉस्पिटलाइजेशन, उसका मेडिसिन का खर्चा, ये नॉन हार्ट अटैक वाले जो नॉन एक्सरसाइजिंग वाला पॉपुलेशन होता है उससे कई गुना अच्छा होता है, कम होता है. देयर रिकवरी रेट इज फास्ट. वो 1-2 महीने में नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं. उनको फिर से स्टेंट डालने की, फिर से बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होने की और इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती. फिर से नया ब्लॉकेज होने की कम चांसेस होते हैं. तो आप ऐसा मत डिसाइडेड होइए कि मुझे तो हार्ट अटैक आ गया अभी तो मैं क्या ही करूं, मैंने एक्सरसाइज कर रहा था इतना लाइफ लॉन्ग, अभी फिर से आ गया. नहीं, आपको कंटिन्यू करना है, सो दैट यू विल नॉट लैंड अप इनटू रिकरेंट हॉस्पिटलाइजेशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक बर्डन. वो आप सोच के चलिए. तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज का. दूसरी बात, एक्सरसाइज का मॉनिटरिंग पार्ट बता दिया मैंने. जैसे हार्ट रेट आपको कैलकुलेट करते रहना है. आपके हार्ट रेट एक पहले से बना के रखिए चार्ट, इसके ऊपर नहीं जाना है. हाई इंटेंसिटी क्या होता है. चौथा होता है ऑप्टिमाइजेशन. मैं सालों तक वही करते आ रहा हूँ, चलते आ रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ फायदा नहीं होता, ऐसा नहीं. You optimize it slowly. Your baseline heart rate also will reduce once you start with doing regular exercise over the period of months. आपका अगर रेस्टिंग हार्ट रेट, अगर मैं बैठे बैठे मेरा हार्ट रेट अगर 685 आ रहा है तो स्लोली 65 तक जाता है. तो आपका हार्ट रेट भी चेंज होता है. तो स्लोली यू कैन ऑप्टिमाइज एक्सरसाइज, एड लिटिल बिट ऑफ अदर डिफरेंट एक्सरसाइजेस. डोंट स्टिक अप विद वन एक्सरसाइज ओनली कि मैं योगा करता हूँ तो योगा से हो जाएगा, रामदेव बाबा ने बोला है. ऐसा नहीं होता है. योगा इज वन पैटर्न ऑफ एक्सरसाइज. इट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी इज गुड एक्सरसाइज, बट यू शुड ऐड cardiovascular exercise, you should add strength training, you should add endurance training, you should add weight training. There are a lot of trainings. HIIT, high intensity interval training, high intensity interval training. I am talking about not high intensity training but interval training. So नए ट्रायल्स को बोलते हैं कि high intensity interval training are the best exercises for the heart patients and for the cardiac rehabilitation also. So start doing and optimizing the exercise, change the pattern. So ये हो गया आपका optimization. So that's how you can make yourself safe and then start with exercise. सबसे इंपॉर्टेंट है प्री स्क्रीनिंग का. स्क्रीनिंग करेंगे तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम होने का यानी ड्यूरिंग द एक्सरसाइज कुछ भी इशू होने का प्रॉब्लम कम हो जाएगा. दूसरी बात, डोंट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स. तो सब 5 बिल्कुल क्विकली एक लाइन में बता दीजिए. नंबर 1 इज योर माइंड एंड बॉडी कनेक्शन. मैं उसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ जस्ट 2 मिनट में. माइंड एंड बॉडी कनेक्शन क्या होता है कि देयर आर 2 सिस्टम्स इन योर ब्रेन, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. इसमें ना एक सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है उसमें ऐसा होता है कि अगर आपके सामने शेर आ गया तो वो आदमी एकदम से डर जाएगा, उसके पसीने छूट जाएंगे और उसको धड़कनें बढ़ जाएगी, उसका ब्लड प्रेशर शॉर्ट हो जाएगा.
इसको बोलते हैं सिंपैथेटिक, इसको बोलते हैं फाइट एंड द फ्लाइट एक्टिविटी। आप भागने की कोशिश करेंगे तो ये बायो है कि ये जो अपना माइंड एंड बॉडी कनेक्शन होता है इसके रिलेटेड है। हर दिन आपके सामने शेयर नहीं आएगा, बट आप हमेशा एक स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा कोई टारगेट, हमेशा इधर से उधर जाना है, हमेशा स्ट्रेस। सो ये जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी अपने बॉडी को अफेक्ट करती है एंड इट अफेक्ट्स योर मेटाबॉलिज्म, इट अफेक्ट्स योर वेजल्स, it affects your blood pressure and it affects your insulin secretions. So all this activity causes you in a sympathetic activity all over day. So इसका आपके बॉडी पे इफेक्ट होता है। आपको सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम करना है, इसका मतलब आपको रिलैक्स रहना है, आपको आपका बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स रखना है, सो दैट आप हमेशा घायल में रहेंगे और आपके साइड इफेक्ट्स कम होंगे। जी। नंबर टू इज टनलिंग। टनलिंग क्या होता है? टनलिंग यानी अगर आप समझ लीजिए टनल में है, जो पूरा अंधेरा है, एक टनल में कोई ऐसी गुफा है जिसमें पूरा अंधेरा है और आपके हाथ में एक मोमबत्ती है जली हुई। आप मोमबत्ती में देखते हैं तो आपके बस एक नेक्स्ट स्टेप आप देख पाते हैं, उसके आगे का स्टेप नहीं देख पाते। बिल्कुल। और आप जस्ट ये सोचते हैं कि मुझे कहीं ना कि वो नेक्स्ट एंड तक पहुंचना है, वहां पे मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगा, मैं फ्री हो जाऊंगा या अंधेरी वाली अंधेरे गुफा से। बट क्या होता है, हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, उसके आगे वाला स्टेप देखते नहीं है और एक एक स्टेप ही दिखा चलते रहते हैं। इसको बोलते हैं टनलिंग। ये टनलिंग अपने लाइफ में क्या होता है कि हम हमेशा ये सोचते हैं यार आज की एक्सरसाइज चालू करे, कल कर लेता हूँ, आज तो मुझे काम है, ये 2 टारगेट कंप्लीट हो जाए या ये इशू मेरा सॉल्व हो जाए लाइफ का तो मैं अगले मंडे से चला जाऊंगा। सो ये हम आगे का नहीं सोचते हैं, हम आगे का हम ये कभी नहीं सोचते कि आज मैं टेस्ट नहीं कराऊं, आज मुझे चेस्ट कौन हो रहा है, मैं बोलूंगा यार मुझे नहीं करना है बिकॉज मुझे आज जाना है कहीं, तो भी मेरा आज घर पे शादी है किसी के घर पे, तो आज चला नहीं जाता, तो ये टेस्ट मैं 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद कर लूंगा। सो इसको बोलते हैं टनलिंग एंड इन बिटवीन यू गेट द कार्डियक अरेस्ट एंड देन यू लैंड अप इन प्रॉब्लम। सो टनलिंग शुड बी अवॉइडेड। नंबर 3 इज योर ब्लाइंडिंग, वी कॉल्ड एज प्रॉब्लम ब्लाइंडिंग। यानी मुझे ऑलरेडी प्रॉब्लम है, मुझे पता है, मुझे टाइम भी है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूँ। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, मेरा 200/100 ऐसा ब्लड प्रेशर रहता है, 180 के ऊपर तो हमेशा रहता है बैठे बैठे, फिर भी मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे कुछ नहीं करना है बिकॉज आई एम जस्ट प्रॉब्लम ब्लाइंड, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। ऐसे टाइम पे यू आर जस्ट नॉट अफेक्टिंग योर बॉडी, यू आर अफेक्टिंग योर फैमिली, योर स्टेटस, जो भी आप तक अब तक कमाया है, जो भी आपने अब तक अचीव किया, वो सब आप बर्बाद करना चाह रहे हैं। इसका वही मतलब होता है, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ब्लाइंडिंग। तो प्रॉब्लम ब्लाइंडिंग आपको अवॉइड करना है। देन नंबर 4 इज ह्यूब्रिस इफेक्ट। ह्यूब्रिस इफेक्ट इज व्हाट कि मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ भाई, मैं फिट हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं बराबर डाइट भी लेता हूँ, मेरे घर पे कोई फैमिली से नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता जी। और छोटा मोटा पेन भी हुआ तो भी एसिडिटी की वजह से, तो उसको बोलते हैं ह्यूब्रिस इफेक्ट। सो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ। मैं रोज के ऐसे पेशेंट देखता हूँ, आते हैं चेस्ट पेन लेके, ईसीजी में चेंजेस, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे, और इतना चलने पे थक जाते हैं और बोलते हैं कि यार मैं तो रोज एक्सरसाइज करता हूँ, मेरे को तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं क्यों एंजियोग्राफी करूँ, मैं क्यों टेस्ट कराऊं, आपने बोले हुए। तो ये सब चीजें उनका वो ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं। डोंट गो इन ओवर कॉन्फिडेंस। आपको भले ही आपके रिस्क फैक्टर्स आपको पता नहीं चल रहे हैं, लेकिन वो टेस्ट में दिख रहे हैं, तो गेट इट टेस्टेड जी। लिसन टू योर डॉक्टर एंड टेक एक्शन। तो 5th पॉइंट मेरा उस पर आने वाला था मैं, यह है टेक एक्शन। अगर आपको डिसीज है, अगर आपको ये सभी ऊपर के चारों प्रॉब्लम दिख रहे हैं आपको, तो आपने एक्शन लेना चाहिए, आपने नॉर्मल रूटीन चेकअप करना चाहिए। एक टीएमटी साल में एक बार करने से आपको अपना फिटनेस लेवल पता चलता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ईसीजी चेंजेस एंड ऑल, बट एटलीस्ट आपका फिटनेस लेवल टेस्ट करने के लिए आप टीएमटी कर लीजिए। नॉर्मल ब्लड टेस्ट करते रहिए, जिसमें आपके रूटीन चेकअप करके आप अपने ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर लेवल की तरफ ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो गो फॉर अ प्रॉपर एंजियोग्राफी इन केस इट इज सजेस्टेड। रिक्वायर्ड है तो करना जरूरी है। टेक एक्शन, दैट्स व्हाट माय 5 बायोहैकिंग टिप्स। Sir, my last question. Yes. Sir, what are the best practices at Orange City Hospital cardiology department? Yes. So in cardiology department of Orange City Hospital, we not only focus on the intervention. We have state-of-art cath lab unit. We have state-of-art 2D echo machine. We have very good department, 24/7 support, 24/7 support of cardiology team. We have the whole team. At the same time, we also focus on the preventive cardiology. हम पेशेंट को ही नहीं, हम डॉक्टर्स को भी ये बोलते हैं कि आप हमारे तरफ इस तरीके से रेफरेंस भेज सकते हैं कि आपके पेशेंट को एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू हम अपने पेशेंट को क्या कर सकते हैं, सो दैट ही विल नॉट लैंड अप इनटू द प्रॉब्लम अगेन फॉर एक्सरसाइज, डाइट एंड ऑल द प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी थिंग्स। सो हम प्रिवेंटिव एंड कार्डियोलॉजी यानी बिफोर डिसीज, हार्ट डिसीज होने के पहले, ड्यूरिंग द हार्ट डिसीज 24 सपोर्ट, 24/7 इंटेंसिव केयर यूनिट हमारे पास 24/7 इंटेंसिविस्ट रहते हैं, एमडी एनेस्थेशिया, एमडी मेडिसिन इंटेंसिविस्ट है हमारे आईसीयू में, और उसके बाद एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी लगता है, और उसके बाद आपके फॉलोअप
and we are personally connected to each and every patient, and we answer to each and every questions to them. कुछ भी आप पूछो. So that's how we are so connected with the Orange City Hospital. सर मुझे ऐसा लगता है ये जो 5 बायोहैकिंग टिप्स आपने दिए which will not just help people who are suffering or probably have been through a heart attack or a heart issue or a cardiac problem, but also people जो शायद उस दिशा में बस जा ही रहे थे, उस पड़ाव में आ ही रहे थे, उस बॉक्स में आ ही रहे थे जहां पर उन्हें कार्डियक इश्यूज हो सकते थे. ये 5 टिप्स फॉलो करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि घरों में कार्डियक इश्यूज कम हो जाएंगे, कार्डियक प्रॉब्लम्स को समझना आसान हो जाएगा. और जो आपका 5th पॉइंट है, जो मुझे ऐसा लगा कि टेक एक्शन, ये जो 5th पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था. मतलब सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो 5th पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये उस वर्ज पर आपको लेकर आ जाता है जहां पर आप लाइफ और डेथ वाली बात भी आ जाती है. जब आप ये एक्शन नहीं लेते तब इसका जो रिएक्शन होता है वो सीधा आपको घाट पर पहुंचा देता है. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमें एडुकेट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच. डॉक्टर रोहित राखुंदे सर से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात. रियली वांट टू थैंक ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल whose initiative is to educate people when it comes to health awareness. ये बात आप समझ के चलिए कि जान है तो जहान है. ये कहना आसान है लेकिन इसको समझना बड़ा मुश्किल है. डॉक्टर रोहित राखुंदे ने एक बात बड़ी आसानी से हमें समझा दी कि 5 स्टेप फॉलो कर लो, लाइफ में हार्ट अटैक नहीं आएगा. अब आप इसे फॉलो करते हैं, आप इसको शेयर करते हैं, दोनों में आपका फायदा है. जिंदा रहें. जय हिंद.